दोस्तों, आज की कहानी है न ससुराल मेरा न मायका मेरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कविता लंबे लंबे डग भरती चली जा रही थी। दिल में तूफान लिए वह न जाने किस मंजिल की ओर बढ़ी चली जा रही थी। उसका जीवन एक चलचित्र की भांति उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। मायके के घर में कुल मिलाकर 4 लोग थे। कविता, बड़ा भाई मनीष, माँ और पिताजी इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थे। घर में किसी प्रकार की कमी न थी। कविता बीए कर रही थी और भाई एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था। तभी भाग्य ने पलटा खाया। उसके माँ बाप की एक भयानक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यहीं से कविता के बुरे दौर की शुरुआत हो गई। उसकी पढ़ाई बीए के बाद बंद हो गई। भाई को पिताजी की नौकरी मिल गई। घर संभालने के लिए रिश्तेदारों ने मनीष का विवाह करवा दिया। किस्मत से भाभी भी ऐसी आई जिसे कविता फूटी आंख नहीं भाती थी। जल्दी कविता के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा और कमल के साथ उसका विवाह करवा दिया गया। कमल का अपना व्यवसाय था। ससुराल में सास थी और 2 ननदों का विवाह हो चुका था। ससुराल में रहते हुए कविता को धीरे धीरे कमल की आदतों के बारे में पता चलने लगा। कमल का ज्यादा वक्त यारों दोस्तों के साथ बीतता था। आए दिन पार्टियां होती रहती जिसमें पीने पिलाने का दौर चलता। कविता को ये भी पता चला कि कमल की कमाई जितनी नहीं है, खर्चे उससे ज्यादा हैं। सास भी बेटे की आदतों पर कुछ न बोलती, बल्कि अब तो ठीकरा फोड़ने के लिए कविता थी। कभी कविता मायके भी जाती तो भाभी का व्यवहार देखकर एक दिन भी न रुक पाती। जैसे इतना ही काफी न था कि कमल को व्यवसाय में भी घाटा होने लगा। अब तो सास का व्यवहार कविता के लिए और भी कड़वा हो गया। वह ताना देती, जब से कदम पड़े हैं घर पर न बेटा रुकता है न लक्ष्मी। कविता सोचती, काश जी लगाने के लिए मेरी गोद में एक खिलौना ही आ जाता, लेकिन नियति को ये भी मंजूर न था। एक दिन कमल लगभग आधी रात को नशे में सूर हो घर पहुंचा और उल्टा सीधा बोलकर कविता पर चिल्लाने लगा। कविता के सब्र का बांध टूट गया। वह बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? इतना सुनना था कि कमल का पारा सड़ गया और उसने कविता पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। कविता का शरीर के साथ आत्मसम्मान भी घायल हो गया। बिस्तर पर पड़ी वह घंटों तक रोती रही और रोते रोते सो गई। अल सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसका दिल अपमान से भर उठा। जब भावनाओं का तूफान उठा तो वह बिना कुछ सोचे घर से निकल गई। एक आवेग के साथ कविता आगे बढ़ती चली जा रही थी। आज उसे अपना जीवन बोझ लग रहा था। अरे जरा देख कर, आवाज सुनकर कविता चौंकी। वह चलते चलते मॉर्निंग वॉक करती हुई एक युवती से टकरा गई थी। अरे कविता, तुम? युवती ने कविता को पहचाना तो खुशी से चिल्लाई, रीमा, कॉलेज के दिनों की सहेलियां मिली।
तो गले लग गई। कितने दिनों बाद मिली हैं सल, मेरे घर सल कर खूब सारी बातें करेंगे, रीमा ने लगभग खींचते हुए कहा। अनमनी सी कविता रीमा के घर पहुंची, जो कुछ ही कदमों की दूरी पर था। रीमा ने गेट खोला। आंगन में एक कार और स्कूटी खड़ी थी। दरवाजे का ताला खोल कर दोनों अंदर गई तो भीनी भीनी सुगंध और करीने से सजे हुए घर को देखकर कविता का दिल प्रफुल्लित हो गया। घर में कोई और न दिखाई दिया तो कविता ने इस बारे में पूछा तो रीमा ने बताया शुरू किया। शादी के 2 साल बाद ही पति का देहांत हो गया। ससुराल में सास और जेठानी को मैं बर्दाश्त न थी। माँ बाप पर मैं बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए इसी शहर में अलग कमरा लेकर रहने लगी। कई छोटी मोटी नौकरियां की, फिर बिजनेस में हाथ आजमाया। आज मेरा मोमबत्ती का बिजनेस खूब अच्छा चल रहा है। इस कमरे में भी सुगंधित मोमबत्ती की ही खुशबू है। रीमा मुस्कुरा दी। रीमा तूने बड़ी हिम्मत की। देख कविता, जिंदगी एक बार मिलती है। तकलीफों से डरकर जीना नहीं छोड़ सकते, बल्कि मुश्किलों का सामना कर जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए। ये जीवन ईश्वर का एक अनमोल तोहफा है। रीमा के सकारात्मक रवैये और जिंदगी के प्रति रुख ने कविता के दिल में भी आशा के बीज बो दिए। कुछ देर बातचीत के बाद कविता ने अपनी कहानी रीमा के सामने रख दी। कुछ देर चुप रहने के बाद रीमा बोली, कविता, इंसान के पास 2 रास्ते हैं, या तो किस्मत के लिखे को चुपचाप बर्दाश्त करे, या फिर अपने हाथों अपनी किस्मत लेके। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, कविता ने कहा तो रीमा ने उसका हाथ थाम लिया। कविता घर पहुंची तो सास ने मुंह फेर लिया और कमल सिलाया। कहाँ से आ रही हो? कविता ने कोई जवाब न दिया और भीतर जाने को मुड़ी तो कमल बिदक गया। तुम्हारी इतनी जरूरत, कहकर उसने हाथ उठाया था कि कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोबारा ऐसे हिम्मत मत करना। कविता के स्वर में दृढ़ता थी। थोड़ी देर में कविता एक बैग लेकर निकली। मैं जा रही हूँ। कमल को सपने में भी गुमान न था कि कविता ऐसा कदम उठाएगी। देखता हूँ कब तक रहती हो मायके में। कमल का तंज कविता के दृढ़ निश्चय को तोड़ न पाया। रीमा ने इस बात को गलत प्रमाणित कर दिया कि औरतें आपस में अच्छी दोस्त नहीं होती। घर ढूंढने से लेकर काम ढूंढने तक उसने हर कदम पर कविता का साथ दिया। कहते हैं सीखी हुई कोई चीज बेकार नहीं जाती। कभी शौकिया तौर पर कविता ने जो कथक सीखा था आज उसके बड़े काम आ रहा था। उसे एक स्कूल में डांस टीचर की नौकरी मिल गई। कविता के कदम यही नहीं रुके। उसने एक हॉल किराए पर लेकर कविता नृत्यालय कथक सेंटर की शुरुआत की, जो कुछ ही समय में बहुत अच्छा चल पड़ा। डांस सिखाते हुए वह पूरी तरह खो जाती और आत्म संतुष्टि का अनुभव करती। 8 महीनों में कविता जान चुकी थी कि जीवन बहुत अनमोल है। आज कविता नृत्यालय में पहुंची ही थी कि उसने कमल को वहां खड़ा पाया। अजीब सा हुलिया देख एक बारगी तो कविता ने पहचाना ही नहीं। कमल बोला, कविता मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे आत्म सम्मान को चोट पहुंचाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कमल
ने ही बताया कि बिजनेस में घाटा होने लगा तो यारों दोस्तों में भी कन्नी काटना शुरू कर दिया। पिछले 2 महीनों से माँ भी बेटियों की घर पर है। कमल की आंखों में कविता को परिचित नजर आया, बोली, मुझे खुशी है आपको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैंने बामुश्किल खुद को संभाला है और अपनी जिंदगी में रंग भरे हैं। मैं इसे भरपूर जीना चाहती हूँ। अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ किसी को नहीं खेलने दे सकती। कविता में वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कमल की बातों में सच्चाई की झलक थी। कविता ने उसके चेहरे को देखा तो उसने कहा, सच कहता हूँ कविता, कहकर कमल ने कविता का हाथ थाम लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।